सबसे पहले मैं यह गांव खंडरावली की सरदारी को, प्यारे बच्चों को, मातृशक्ति को धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि इतनी बड़ी तादाद में वो छोटे से नोटिस में आप लोग इकट्ठे हुए और एकता का आपने जो सबूत दिया है वो देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ मैं सब उससे माननीय, इसके बाद में इस देश के उस महापुरुष के लिए और इस देश के नहीं पूरे विश्व के उस महापुरुष के लिए जिसको चंद लोग हमारा और तुम्हारा बताते हैं, जिसको चंद लोग हमारा और तुम्हारा बताते हैं, मैं उस शख्सियत विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करता हूं, क्योंकि उन्होंने सबको समानता का अधिकार दिया। उन्होंने सबको एक सांस एक सूत्र में बांधने का कार्य किया, जिसका नाम संविधान है। उस संविधान के अंदर सबको सादर और सम्मान दिया। साथ ही साथ बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए इस कार्यक्रम के आयोजक हसन खान, कार्यक्रम करने वाले मुकेश ठेकेदार जी, हेमराज ठेकेदार जी, हेमराज सरपंच जी, शकील जी, सराजू जी, राशिद खान जी, साउद्दीन जी, धर्मवीर जी, महाकाल भी इसमें, अच्छा महाकाल है ना भाई? हाँ जी। कभी मैं गलत बोल रहा हूँ भाई, नाराज हो जा। महाकाल जी, अमन जी और हमारे भाई विजय किशन जी, जो हमारे भीम आर्मी भारत एकता मिशन के, मैं आज पूर्व हटा देता हूं, और हमारे भीम आर्मी भारत एकता मिशन संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष थे, और जल्दी उनको हम पार्टी की जिम्मेदारी माननीय चंद्रशेखर आजाद जी के आदेशानुसार उनको पार्टी की जिम्मेदारी, क्योंकि उन्होंने संगठन में बहुत काम कर लिया है। ऐसे व्यक्ति राजनीति करने के लिए बने हैं, समाज के दुख दर्द को दूर करने के लिए बने हैं, क्योंकि इनका इतिहास मैं बहुत जानता हूँ। इन्होंने समाज की लड़ाई को लड़ते लड़ते न जाने कितने साल अपने जीवन के अनमोल जीवन के दिन समाज की लड़ाई लड़ते लड़ते इनके ऊपर मुकदमे हुए, जेल काटी, वो साबित करता है कि इनके हृदय में एक ज्वाला है समाज के और आवाम के प्रति। तो भाई को जल्दी ही पार्टी में जिम्मेदारी देने के हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आपकी वो करेंगे कि उनसे प्रार्थना कि आपको जिम्मेदारी मिले। साथ ही साथ मेरे साथ में आए हुए भाई इसरार अहमद जी, गुड़गांव से चल के मेरे साथ में आए हुए रोहित नोनीवाल जी, मेरे साथ में चल के आए हुए कुलदीप बिस्रवाल जी, और मेरे हरियाणा प्रदेश की पलवल जिले की पूरी टीम, जिला उपाध्यक्ष और जो भी उनके साथ हमारे पदाधिकारी साथ आए, होडल से मास्टर जी और उनके साथी, और हमारे पुराने बहुत ही साथी, हमारे वो जिगरे मतलब दिल के टुकड़े हैं, जिन्होंने पलवल के अंदर भीम आर्मी भारत एकता मिशन संगठन की शुरुआत की। आज हालांकि वो सरकारी नौकरी में, इसलिए मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, समझ सब गए होंगे। बहुत जुझारू नौजवान है और हो सकता है जल्दी फिर दोबारा से आपके संगठन में दिखाई दे। साथियों, आप सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे छोटे से व्यक्ति को, भीम आर्मी भारत एकता मिशन के छोटे से कार्यकर्ता को आज खंडरावली गांव के अंदर बुलाकर जो मान और सम्मान दिया, ये पगड़ी बांधकर जो आपने मुझे मान और सम्मान दिया, सदा जब तक जीवन का आखिरी पल होगा इसको याद रखूंगा। और मेरे नेता के प्रति कभी भी इस गांव का कोई भी हमारे लिए कोई भी कार्य होगा और कोई भी बात होगी, वो हमारे सर माथे पे होकर उसको निराधार करने का प्रयास करूंगा। साथियों, मैं भाषण देने में यकीन नहीं करता हूँ। मेरे से पहले हमारे साथियों ने, हमारी टीम के जो नेता है, उन्होंने बहुत सी बातें बताई माननीय चंद्रशेखर आजाद साहब के बारे में, हमारे संगठन के बारे में। ये संगठन आपका अपना संगठन है। भीम आर्मी भारत एकता मिशन ने स्थापना की है राजनीतिक दल की। उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? क्यों राजनीतिक दल की स्थापना करने की जरूरत पड़ी? ये बात हमें समझनी पड़ेगी। देश के अंदर न जाने कितनी पार्टियां हैं, देश के अंदर अनगिनत पार्टियां हैं। रोज पार्टियां बनती है, रोज बिगड़ती है, रोज पैदा होती है, रोज दम तोड़ती है। लेकिन आप लोगों ने, समाज के 36 बिरादरी के लोगों ने, मैं तो ये कहूंगा कि भारतवर्ष के लोगों ने अब ये मन बना लिया है कि अब हमें इन लुटेरों से, इन फरेबियों से छुटकारा पाना है। और अब चंद्रशेखर आजाद साहब जैसे नियत और नीति
जो पाक साग नियत और पाक साग नीति लेकर चलते हैं, माननीय साहब काशीराम जी के मिशन को, विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मिशन को लेकर जो चल रहे हैं, उसमें सबकी समानता की बात करते हैं, सबको हक और अधिकार की बात करते हैं, और बात ही नहीं करते हैं, वो न्याय की बात करते हैं, और करके साबित किया। ऐसे ही सांसद नहीं बनाया नगीना की आवाम ने उनको। उन्होंने भारत के अंदर सबसे बड़ी सदन में अगर ऐसे ही नगीना लोकसभा के लोगों ने उनको अगर सदन में भेजा है, ऐसे ही नहीं बनाया है। उन्होंने भारत के लोगों को साबित करके दिखाया है कि हाँ, इस देश के अंदर जब किसी के ऊपर अत्याचार होगा तो चंद्रशेखर आजाद खड़ा होगा, उसके न्याय के लिए रोडों पे भी लड़ेगा और अब सदन में भी आवाज को बुलंद करेगा। आपने देखा होगा भारतवर्ष के अंदर 77-78 साल हो गए, क्या आज तक कभी किसी भी नेता ने, किसी भी MP MLA ने पहले ही अपनी हाजिरी में आवाम की बात को अगर बुलंद आवाज के साथ ना पटल पे रखा हो, तो आप सबके सामने है। एक ही नेता है जिन्होंने इन 77 सालों के अंदर पार्लियामेंट के अंदर अपने आवाम की बात की है, दुखियाओं की बात करी है और हक अधिकार की बात करी है। चाहे वो मोमिनंची की बात हो, चाहे SC एक्ट की बात हो, चाहे सुरक्षा की बात हो, चाहे चिकित्सा की बात हो, जो भी बात उन्होंने रखी 6 मिनट के अंदर उन्होंने 37 मुद्दे रखे। 6 मिनट के समय में 37 मुद्दे अगर किसी नेता ने रखे हैं, वो आपके अपने नेता है जिनका नाम माननीय चंद्रशेखर आजाद साहब है। साथियों, आज जरूरत है इस भारतवर्ष के लिए। अभी मेरे से पहले मेरे भाई कह रहे थे कि हम इस देश के मूल निवासी हैं, सच्चाई है। हम इस देश के, जिनको हम कहते हैं 85%, ये पार्टी किसी एक व्यक्ति जाति की नहीं है, ये 85% की पार्टी है। इसमें हर किसी का बराबरी का अधिकार है, हर किसी का बराबरी का हिस्सेदार है, लेकिन हमें उसके लिए हिस्सा मांगने के लिए और अधिकार जमाने के लिए हमें उसके लिए त्याग और बलिदान देकर अपने समय का त्याग करके, अपने बलिदान को देकर हमें पार्टी को सींचना पड़ेगा, अपने पसीने से, अपने खून से सींचना पड़ेगा। साथियों, आज तक हम कांग्रेस को वोट देते आए हैं, बहुत लोग हमारे बीजेपी को वोट देकर पिछले 10 सालों से अब तीसरा टर्म फिर भी आकर बैठ गए हैं। बीजेपी को हमने 10 साल का समय दिया समाज ने, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, इस देश के अंदर एक सांप नाथ है तो एक नाग नाथ है। मैं नहीं कहता हूँ, मेरे जो राजनीतिक गुरु थे माननीय साहब काशीराम जी को अच्छे से इसको बता कर गए हैं, अच्छे से बता कर गए हैं कि एक सिक्के के 2 पहलू है, कभी इसको चला लो और कभी इसको दिखा लो। इन लोगों ने यही किया है। इनके पीछे एक ही ताकत है, उस ताकत को आप अच्छी तरह जानते हो, कभी उसको स्थापित करा देती है तो कभी उसको स्थापित करा देती है, और हम लोगों को बेवकूफ बनाकर हमारे हक और अधिकारों पर डकैती डालते आ रहे हैं। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। जब किसी दलित की बेटी के साथ गलत बलात्कार होता है, किसी मुस्लिम की बच्ची के साथ कोई गलत काम होता है, अत्याचार होता है, किसी मुस्लिम भाई के साथ गलत काम होता है, मुस्लिम बच्चे को मार दिया जाता है, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं किसी और षड्यंत्र के नाम पर, उस टाइम लड़ाई लड़ने के लिए कौन नेता आता है आपके सामने? बताइए आप, पिछले 10 सालों में कौन ऐसा माइकलाम नेता मुस्लिम की लड़ाई लड़ने के लिए, दलितों की लड़ाई लड़ने के लिए, OBC की लड़ाई लड़ने के लिए कौन नेता आता है? कि कोई आया आज तक? 10 सालों में आया कोई आज तक नेता आपके सामने कि हम आपके अधिकार दिलवाएंगे? वो एक ही शख्स है, चंद्रशेखर आजाद, जिसने अपने आप को समाज के नाम समर्पित किया हुआ है। इस बात को हमें यकीन के साथ मानना पड़ेगा। अभी तो नगीना आया है, अभी तो आने वाले 2027 में, और अभी देखते जाओ, अभी हरियाणा के अंदर जो हम चुनाव चल रहा है, इसमें हमारी पार्टी 90 के 90 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। उम्मीदवारों की जो कमी नहीं है आपके पास, अगर ये कोई नहीं कहता है कि उनके पास तो उम्मीदवार नहीं है, ऐसे उन दलों के पास उम्मीदवार नहीं होंगे जैसे उम्मीदवारों के बायोडाटा आपकी पार्टी के पास आ चुके हैं। साथियों, अब समय आ गया है हरियाणा में परिवर्तन करने का। परिवर्तन भी सिर्फ इस सत्ता से नहीं, उस सत्ता से भी जो पहले सत्ता पे काबिज, उन पार्टियों से भी जो पहले सत्ता पे काबिज रही है। अब आप अपना हक और अधिकार पाने के लिए अपने दल और अपने बल के साथ एकजुट होकर आपको अपने दल को ताकतवर बनाना पड़ेगा, अपने हक और अधिकार के लिए। हम अपने लिए नहीं लड़ रहे दोस्तों, हम अपने लिए नहीं लड़ रहे, हमारा जीवन तो समाप्ति की तरफ है, बिल्कुल नहीं लड़ रहे अपने लिए। हमने चंद्रशेखर आजाद जी नौजवान हैं, इन जो पीछे पे खड़े बच्चे, इनके भविष्य के लिए चंद्रशेखर आजाद और हम लोग उनके आदेश के अनुसार दिन रात जहां भी हमें आदेश मिलता है उस आदेश की पालना करते हुए हम आने वाली जनरेशन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और वो लड़ाई तो तीर और तलवार से नहीं लड़ी जाएगी, वो तीर और तलवार की लड़ाई तो माननीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने उस दिन खत्म कर दी थी जिस दिन इस भारत को संविधान दे दिया था।
इस भारत को संविधान दे दिया था, वो तीर और तलवार की लड़ाई उस दिन खत्म हो गई थी। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने वो जो बॉक्स होता है जिसके अंदर पहले एक कागज बैलेट कहते थे वो डलता था, और आज मशीन जिसको ईवीएम कहते हैं, उस मशीन के बटन दबाने का अधिकार दिया था। साथियों, सबसे बड़ी ताकत वोट की है। हमें अपनी वोट की ताकत को पहचानना पड़ेगा। हमें अपने दुश्मन को पहचानना पड़ेगा कि हम किस दुश्मन को वोट दे रहे हैं। हमें पहचानना पड़ेगा कि कौन हमारे दुख सुख और हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा होता है, उसके साथ चलना पड़ेगा। आज नहीं तो और जब जुल्म होंगे जब लग जाना पड़ेगा। अभी भी हम ये कहते हैं कि अभी भी हमारे पास समय है, क्यों ना हम एक होकर एक मुट्ठी बांधकर इन जालिमों को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करें, और अपने बच्चों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी चिकित्सा के लिए, उनकी शिक्षा के लिए हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ तबाह हो चुका है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सारी दुनिया कह रही है। कहती सब है, मानता कोई नहीं। जिस दिन मानना शुरू कर देंगे उस दिन इन लोगों को देश से भागने के लिए मजबूर कर देगी। अभी मेरे भाई कह रहे थे कि इनको जगह नहीं मिलेगी साथी। ये तो कहते कि जेल में डाल देते, ईडी लगा देते, पीडी लगा देते, सीबीआई लगा देते, लेकिन इनको तो इनके बिना ही भागना पड़ जाएगा, क्योंकि जब आप सत्ता में काबिज हो जाओगे। इनका आप लोगों का इतना खौफ है, जिस दिन दलित और मुस्लिम, SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग संकल्प कर लेंगे। ये आपके सामने प्रमाण है। अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में भारत का सबसे बड़ा सूबा, जिसको उत्तर प्रदेश के नाम से लोग जानते हैं, नगीना लोकसभा के अंदर 36 बिरादरी के लोगों ने करके दिखाया। हम ये कहते हैं कि हमें वहां सिर्फ जाने की जरूरत थी, वहां आवाम ऐसे इकट्ठा हो जाता था, छोटे बच्चे से लेकर हमारे बड़े बुजुर्ग तक। भाई आप लेने क्या आए? आप आए कैसे, क्या लेने आए हो? यहाँ तो सारे केतली के वाले हैं। तो हमें इतना अंदर अपने उत्साह लगता था कि यार हम तो बेकार इनका समय खराब करना, और उन्होंने साबित करके दिखाया। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आपको यहाँ साबित करके दिखाना है कि हम एक हैं, हमें एक होकर रहना है, हमें एकता की ताकत को प्रबल करना है। साथियों, मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन अब समय नहीं है, क्योंकि मुझे एक कार्यक्रम में और जाना है। ठीक है, तो पहले ही मैं आप लोगों को बहुत इंतजार करा दिया। भाई मैं इतना ही कहूंगा कि आप लोगों को एकजुट होना पड़ेगा साथियों, समझना पड़ेगा कौन हमारा दुश्मन है, कौन हमारा साहू है, दोस्त है, ये हमें समझना पड़ेगा। इन नौजवान बच्चों को भी समझाना पड़ेगा, और बुजुर्गों आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे समझ रहे हैं, नौजवान। मैं जब निकलता हूं तो वहां कुछ बुजुर्ग लोग, बुरा नहीं मानना मेरे बुजुर्ग भाई, क्योंकि अभी हम पुराने ख्यालातों में खोए हुए, हमें उनसे निकलना पड़ेगा, नहीं तो सब कुछ तबाह है, कोई नहीं बचा सकते ये नौजवान। आप इनका हौसला बढ़ाओ, और पार्टी के साथ इनको जोड़ो। आज यहाँ पर सैकड़ों लोगों ने आजाद समाज पार्टी में जो आस्था जताई है। आप काम करें, ईमानदारी से काम करें, अपने लिए काम करें। जब आप अपने लिए काम करेंगे तो पार्टी के लिए काम ऑटोमेटिक अपना आप हो जाएगा। देखिए, समय बर्बाद नहीं होना चाहिए। हम ये कहते हैं, एक सिस्टम होता है पार्टी को मजबूत करने के लिए, एक सिस्टम होता है ताकि मेरा घर में चूल्हा भी जलता रहे और मेरी पार्टी भी आगे बढ़ती रहे। जब समय आपका काम समाप्त होने के बाद, अपना रोजगार करने के बाद, आप शाम को 2 घंटे निकल जाओ, 3 घंटे निकल जाओ, 2-4 गलियों में निकल जाओ, मोहल्ले में निकल जाओ, पड़ोसी गांव में निकल जाओ, ना तो आपके रोजगार इफेक्टिव होगा और ना ही आपकी पार्टी का काम रुकेगा। मैं नहीं चाहता, हमारे नेता नहीं चाहते कि हमारे रोजगार पार्टी के चक्कर में हमारे घर के चूल्हे बंद हो जाए, नहीं, क्योंकि हम लैंडलॉर्ड परिवारों से नहीं है, हम मेहनत कश लोग हैं, हम रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। तो इसलिए नौजवानों, आप लोगों को अपने आप को स्टैंड पे भी खड़ा करना है और पार्टी को भी मजबूत करना है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि आप लोग विश्वास रखें, चंद्रशेखर आजाद साहब की नीयत और नीति में जरा भी खोट नहीं मिलेगा। जिस दिन खोट मिले उस दिन आप हमारा गिरबान पकड़ लेना और पूछना हमसे कि आप हमारे गांव में खंडरावली में आए थे और आपने हमारे सामने ये बात रखी थी। वो त्यागी है, बलिदानी है। बाबा साहब को लोग नाम लेकर सिर्फ बकवास करने वाले लोग हैं। अगर सच्चा अनुयायी है, माननीय साहब काशीराम जी के बाद चंद्रशेखर आजाद साहब है, जिन्होंने देखा है कितनी बार हमने हो लिए, कितनी बार घूमने हो लिए, गोलियां उनके लगी हुई है, उसके बावजूद भी चैन से नहीं बैठा है। गोली लगे जब उनको चैन नहीं है। वो उनका कहना है कि मेरे खून का एक कतरा भी आवाम के लिए है,
मेरे 85% भाइयों के लिए, बहुजन समाज के लिए। और साथियों, ये पार्टी किसी विशेष व्यक्ति की नहीं है। ये पार्टी जितेंद्र चंद्रशेखर आजाद साहब की है। वो आपके कार्यकर्ता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आपने बनाया, संस्थापक आपने बनाया। आप अगर एकजुट नहीं होते, आप उनकी ताकत नहीं बनते, तो वो पार्टी बनाने का सोच भी नहीं सकते थे। अभी मैं पहले शुरू में कह रहा था कि पार्टी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। पार्टी बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी साथियों, भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन संगठन एक विशालकाय संगठन, पूरे देश से नहीं विदेशों तक में आपके कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। लेकिन पार्टी, राजनीतिक पार्टी बनाने का कारण क्या है? संगठन, सामाजिक संगठन किसी भी जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है। प्रशासन हमारे नौजवानों पर लाठीचार्ज करते हैं और उनके फिर मुकदमे दर्ज करके उनको जेलों में डालने का प्रयास किया गया और डाला गया। महीनों 6-6 महीने हमारे नौजवानों ने जेलें काटी है। उससे हमें सुरक्षा देने वाला कोई दल सामने नहीं आया। जो हमारा अपना दल था, मैं किसी दल का नाम नहीं लेना चाहता, जिसको हमारे बुजुर्गों ने और हमने खून और पसीने से सींचा है, उसने भी हमारे नौजवानों का साथ नहीं दिया। हमारे नौजवानों को बचाने के लिए कोई काम नहीं किया। इसलिए मजबूर होकर माननीय चंद्रशेखर आजाद ने कब तक जेलों में, कब तक इन नौजवानों पे मुकदमे लगवाते रहेंगे। इसलिए आजाद समाज पार्टी की स्थापना करनी पड़ी, ताकि जब तक हमारे पास राजनीतिक ताकत नहीं होगी, तब तक हमारा अधिकार नहीं पा पाएंगे, हम कोई अधिकार नहीं पा पाएंगे। इसलिए आपको अपनी पार्टी को, जिसमें आप लोगों ने आस्था जताई, सैकड़ों की तादाद में नौजवानों ने, बुजुर्गों ने, जो आजाद समाज पार्टी और माननीय चंद्रशेखर आजाद जी की नियत और नीति में विश्वास करके आज पार्टी ग्रहण करी, मैं दिल की गहराइयों से उन सभी साथियों का, प्यारे बच्चों का और नौजवान साथियों का और बड़े बुजुर्गों का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ, शुक्र अदा करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे से कोई शब्द गलत निकल गया हो, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। सभी को जय भीम, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।